हाँ जी, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स, या इसका दूसरा नाम है होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स। ठीक है जी। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन इसमें से 16 मार्क्स का या 20 मार्क्स का एक आना ही आना है। ठीक है, जो भी आपके एग्ज़ाम का मार्क्स परसेंटेज रहती है एक क्वेश्चन आना ही आना है, 15 नंबर 16 नंबर जो भी होता है। बीकॉम के एग्ज़ाम में ये टॉपिक आप मान के चलो 15 मार्क्स का आना ही आना है, और इसके साथ जो चॉइस आती है वो भी इसी चैप्टर की चॉइस आती है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है, मतलब इतना भी नहीं है, मतलब आसान है टॉपिक, बट थोड़ा बहुत हल्का सा आपका अटेंशन चाहिए और कुछ नहीं, बस इट्स वेरी इजी। ठीक है जी। तो ये होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, या इसको हम दूसरे वर्ड्स में होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स भी कह देते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस टॉपिक के अंदर। मान लेते हैं एक कंपनी है बच्चे जिसका नाम है एक्स लिमिटेड। ठीक, एक कंपनी है जिसका नाम है वाई लिमिटेड, और इन दोनों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है एज़ पर कंपनीज़ एक्ट 2013, इंडियन कंपनीज़ एक्ट 2013। ठीक है जी। तो आपको ये बात पता होगी कि कंपनीज़ एक्ट के अंदर कंपनीज़ को बोला जाता है कि दे आर सेपरेट लीगल एंटिटी। जब भी हम कोई कंपनी क्रिएट करते हैं तो कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब ये कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये कंपनी अपनी एक सेपरेट एंटिटी रखती है। बात समझ आई यहाँ तक? तो ये बात भी आपको पता है कि ये कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस शीट, ये कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, और नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। पता है ना आपको ये बात कि कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इतनी सारी चीज़ें बनाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। और वाई लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो वाई लिमिटेड अपनी बैलेंस शीट, अपना P&L स्टेटमेंट, अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट, अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट और अपने नोट्स टू अकाउंट्स अलग बनाएगी। सुना मैंने क्या बोला? भाई ये कंपनी अलग है, ये कंपनी अलग है। क्यों? क्योंकि कंपनी से सेपरेट लीगल एंटिटी, तो ये कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग बनाएगी, ये कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग बनाती है। बात समझ आई यहाँ तक? तो पता है जब ये दोनों कंपनीज अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग बनाती हैं तो इसको बोला जाता है बच्चे स्टैंड अलोन स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं हम उसको? स्टैंड अलोन स्टेटमेंट। दीज आर कॉल्ड एज स्टैंड अलोन स्टेटमेंट, या इसको हम सेपरेट स्टेटमेंट भी कह देते हैं। स्टैंड अलोन स्टेटमेंट या सेपरेट स्टेटमेंट। ठीक है, जब ये अलग अलग बनाते हैं तो क्या बोलते हैं? स्टैंड अलोन स्टेटमेंट, स्टैंड अलोन स्टेटमेंट या सेपरेट स्टेटमेंट। और इसमें बताने वाली क्या बात है, तो सबको पता ही है। हर कंपनी अपने अपने अलग अलग बैलेंस शीट, अपनी अलग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अपना अलग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है। समझ आई यहाँ तक बात? लेकिन जब हम इन दोनों को जोड़ दें, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है बच्चे? एक्स लिमिटेड प्लस वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेड प्लस वाई लिमिटेड, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन, जो आपका टॉपिक है। इसको बोला जाता है कंसोलिडेशन। समझ आया मैंने क्या बोला? जब मैं एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड को कंबाइन करके अकाउंटिंग करूँगा तो इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। क्यों करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ अभी। मैंने बस आपको एक वर्ड के ऊपर फोकस लाना चाहा है कि कंसोलिडेशन वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे। तो जो हमारे टॉपिक का नाम है ना, ये कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स, ये कंसोलिडेशन क्या कहना चाह रहे हैं मैं उसके ऊपर आपको बता रहा हूँ कि कंसोलिडेशन किसको कहते हैं। कंसोलिडेशन मतलब बेसिकली कंबाइन करना। ठीक है, दो कंपनीज़ है, ये अपने अलग सेपरेट स्टेटमेंट बनाती है और
वाई लिमिटेड अपना अलग सेपरेट स्टेटमेंट बनाती है। लेकिन जब हम इन दोनों को कंबाइन करके बनाएंगे, मतलब कंबाइन करके बनाएंगे, यानी कि जब मैं P&L स्टेटमेंट बनाऊंगा तो दोनों का कंबाइन, बैलेंस शीट बनाऊंगा तो दोनों का कंबाइन, ठीक है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाऊंगा दोनों का कंबाइन, नोट्स टू अकाउंट्स दोनों के कंबाइन, तब हम उसको कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। क्यों करेंगे ऐसा वो मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन जस्ट एक वर्ड मैंने आपको समझाया है कि कंसोलिडेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, है ना, ग्रुप बनाना बेसिकली। तो करते हैं इसके ऊपर और अभी डिटेल में बात करेंगे। बस आपको एक वर्ड का मतलब समझ आना चाहिए कि व्हाट डज इट मीन बाय कंसोलिडेशन, है ना जी। कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है? तो कंसोलिडेशन का मतलब क्या है बच्चे, जब दो कंपनीज आपस में मिलकर अकाउंटिंग करेंगी तो दैट इज़ कॉल्ड कंसोलिडेशन, ठीक है। क्यों करते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। आई होप आपको कंसोलिडेशन वर्ड को समझने में तो खैर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपको मैं एक पॉइंट समझाना चाहूँगा, ध्यान से समझना। मान लेते हैं एक कंपनी है, ये इसी वाई लिमिटेड की बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चे। ये वाई लिमिटेड की है बैलेंस शीट, और इस बैलेंस शीट के अंदर इनके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, मान लेते हैं 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स हैं 10 रुपये वाले, तो इसका मतलब 10 लाख रुपए की कैपिटल है, हाँ या ना। अच्छा, इस इक्विटी शेयर्स में किन किन लोगों ने पैसा लगा रखा होगा? ऑल ओवर इंडिया से बहुत लोगों ने पैसा लगाया होगा, हाँ या ना। तो मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि भाई इस कंपनी के अंदर, इस 1 लाख शेयर्स के अंदर कोई दूसरी कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसने शेयर्स खरीदे हुए हैं। समझ आया मैंने क्या बोला? वाई लिमिटेड की जो शेयर कैपिटल है, जिसमें लिखा हुआ है 1 लाख शेयर 10 रुपये का एक, कंपनी ने 1 लाख शेयर मार्केट में इशू किए हुए हैं। तो उस 1 लाख में से एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसके पास है कंपनी के, मान लेते हैं 60,000 शेयर्स। कितने हैं बच्चे? 60,000 शेयर्स इंटू 10, यानी कि 6 लाख रुपए की कैपिटल किसने होल्ड कर रखी है? एक्स लिमिटेड ने। समझ आया मैंने क्या बोला? वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट में टोटल कैपिटल कितनी है? 10 लाख, यानी कि 1 लाख शेयर्स है 10 रुपये वाले, और 60,000 शेयर्स किसने होल्ड किए हुए हैं? एक्स लिमिटेड ने। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 60% शेयर कैपिटल एक्स के पास है, और 40% जो है वो बाहर वालों के पास है, हाँ या ना। भाई 60% इंटरेस्ट किसका है? एक्स लिमिटेड का, और 40% इंटरेस्ट किसका है? बाहर वालों का। यानी कि मेजॉरिटी किसके पास है? एक्स लिमिटेड के पास। समझ आई मेरी बात यहाँ तक? मेजॉरिटी शेयर्स किसके पास है? एक्स के पास। अच्छा, एक बात और बताओ, क्या मेजॉरिटी 60% पे आती है या 50% पे मेजॉरिटी आ जाती है? 50% से अगर मैं कहूँ मैंने एक शेयर भी एक्स्ट्रा ख़रीदा हुआ है तो मेजॉरिटी मेरे पास आ गई। अरे भाई सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे कहता हूँ 1 लाख शेयर्स हैं, है ना, 1 लाख शेयर्स, तो इसका 50% कितना होगा? 50,000 शेयर्स। अगर मैं कहूँ मेरे पास 50,000 एक शेयर है, तो इसका मतलब मेरे पास कंपनी का मेजॉरिटी शेयर आ गया, हाँ या ना। तो इसका मतलब मैं ये कह दूँ कि जो एक्स लिमिटेड है वो कंपनी का मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, और बाकी जो बच गए, एक्स लिमिटेड के अलावा बाकी जो बच गए वो सब कौन है? वो सब माइनॉरिटी है, हाँ या ना। एक्स लिमिटेड क्या बच्चे? मेजॉरिटी शेयर होल्डर, और बाकी जो बच गए वो कौन है? वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, यानी कि वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा उनका। हमारा मेजॉरिटी इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर। खैर चलो, तो पता है इस रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है? इस रिलेशनशिप को बोला जाता है होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशनशिप। मुझे बताओ, मेजॉरिटी शेयर किसके हैं? एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड में मेजॉरिटी शेयर एक्वायर किए हुए हैं, और मेजॉरिटी शेयर एक्वायर करने का मतलब है 50% से ज़्यादा। समझ आया मैंने क्या बोला? मेजॉरिटी का मतलब क्या है यहाँ पर? 50% से ज़्यादा अगर आपने किसी दूसरी कंपनी में शेयर खरीदे हुए हैं, तो जिस कंपनी में आपने शेयर खरीदे हुए हैं उस कंपनी को बोला जाता है सब्सिडरी कंपनी, और जिस कंपनी ने शेयर एक्वायर किए हुए हैं उस कंपनी को बोला जाता है होल्डिंग कंपनी। समझ आया मैंने क्या बोला? तो ये जो वाई लिमिटेड है इसको हम क्या बोलेंगे? सब्सिडरी कंपनी, हाँ या ना। और एक्स लिमिटेड को हम क्या बोलेंगे बच्चे? होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी। तो ये जो रिलेशनशिप क्रिएट हुआ ना एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के बीच में, दैट रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड एज होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप। समझ आया? हाँ, ऐसा भी होता है कि 100% शेयर किसने एक्वायर किए हुए हैं? एक्स लिमिटेड ने। ऐसा भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। क्वेश्चन क्या कराना, मतलब ये भी कॉन्सेप्ट है, और ये सारी बातें लॉ में लिखी हुई हैं।
कंपनीज एक्ट 2013 में ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि होल्डिंग सब्सिडरी का मतलब क्या होता है। ठीक है, डिटेल में तो आप वहाँ स्टडी करना लीगली, मुझे आपको सिर्फ उतनी बातें बतानी है जिससे कि हम अपना प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट कर सकें। ठीक है बच्चे, यहाँ तक बात। खैर चलो, तो मैंने आपको क्या बताया, एक सिंपल सी बात बताई कि अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मोर देन 50% शेयर एक्वायर करती है तो उनके बीच में जो रिलेशन क्रिएट होता है दैट रिलेशन इज़ कॉल्ड एज होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप। समझ आई यहाँ तक? अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, एक्स लिमिटेड ने पैसा किस में लगा दिया? वाई लिमिटेड में। तो एक्स लिमिटेड के पास पैसा कहाँ से आया होगा? एक्स लिमिटेड के भी तो अपने शेयर होल्डर होंगे कि नहीं होंगे? हाँ या ना? बात समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर होंगे तो एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर ये जानना चाहेंगे, अगर मैं एक्स लिमिटेड में शेयर होल्डर हूँ ना, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मेरे पैसे का यूज़ क्या हुआ है। अगर मेरे पैसे कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में लगा दिए तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि मेरी कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कहाँ खरीदी हुई है। समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चलो मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेके बात करता हूँ। पहले मुझे सिर्फ इतना बताओ, होल्डिंग और सब्सिडरी में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कि होल्डिंग कंपनी किसको कहते हैं और सब्सिडरी कंपनी किसको कहते हैं, है ना? वाई लिमिटेड कंट्रोल होने वाली कंपनी और एक्स लिमिटेड कंट्रोल करने वाली कंपनी। एक्स लिमिटेड का एक तरीके से कंट्रोल आ गया वाई लिमिटेड में, और अगर वाई लिमिटेड में कोई भी डिसीजन मेकिंग होती है तो ऑब्वियसली वो एक्स लिमिटेड के फेवर में जाएगी। जो एक्स लिमिटेड बोलेगा वही वाई लिमिटेड में होगा, क्योंकि मेजॉरिटी शेयर्स किसके पास है? एक्स लिमिटेड के पास। तो इसको कहते हैं कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मतलब जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी पर कंट्रोल एक्वायर कर लेती है, तो जिस कंपनी ने कंट्रोल एक्वायर किया दैट इज़ होल्डिंग कंपनी, या ऐसा कहते हैं कि उस कंपनी का दूसरी कंपनी में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ तक? तो सारा खेल यहाँ पे कंट्रोल का है और कुछ नहीं है। ऐसा क्यों करती है कंपनीज? सब्सिडरी कंपनीज क्यों बनाती है? कंट्रोल एक्वायर करने के लिए। ठीक है ना? वैसे मैं आपको बता देता हूँ बच्चे, प्रैक्टिकली जो होता है वो टैक्स बेनिफिट के लिए किया जाता है। ठीक है, बट हम उस ट्रैक पे नहीं जाएंगे, हमारे कॉन्सेप्ट पे रहना है। हमें तो क्वेश्चंस करने हैं होल्डिंग कंपनी के, तो सिर्फ उतनी बातें करेंगे। रियल लाइफ में सब्सिडरी कंपनीज टैक्स बेनिफिट के लिए बनाई जाती हैं, टैक्स की चोरी वगैरह करने के लिए। लेकिन हमें तो सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि होल्डिंग कंपनी, यहाँ पे होल्डिंग सब्सिडरी का मतलब क्या है? कंट्रोल एक्वायर करना। जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी पर कंट्रोल एक्वायर करना चाहती है तो वो उसके मोर देन 50% शेयर्स एक्वायर कर लेती है। तो उससे क्या होता है ना कि उसकी चलती है उस कंपनी के अंदर। एक्स लिमिटेड अपनी चला सकती है वाई लिमिटेड में। बात समझ आई यहाँ तक? तो ये चीज़ होती है। एक्स लिमिटेड की 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट किसके पास है? वाई लिमिटेड के पास। चलो मैं इसको और थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो जैसे मैं आपसे ये कह रहा था कि मान लो एक कंपनी है वाई लिमिटेड, इस कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? इक्विटी शेयर कैपिटल तो 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। तो ये कितना हो गया? 10 लाख। हाँ या ना? अच्छा, दूसरी कंपनी मेरे पास कौन सी है? मान लेते हैं एक्स लिमिटेड। इस कंपनी ने 60,000 शेयर्स खरीदे हुए हैं वाई लिमिटेड में। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो एक्स लिमिटेड के एसेट साइड में आ रहा होगा। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड। हाँ या ना? बताओ कितने? 6 लाख शेयर्स, 6 लाख नहीं 60,000 शेयर्स एट द रेट ₹10। तो ये कितना हो गया बच्चे? 6 लाख। हाँ या ना? कह सकते हैं 60% शेयर एक्वायर किया हुआ है। तो इनके बीच में जो रिलेशन क्रिएट हुआ दैट इज़ कॉल्ड होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप। इसको क्या बोला जाता है? होल्डिंग कंपनी। इसको क्या बोला जाता है? होल्डिंग कंपनी। और इसको क्या बोला जाता है बच्चे? सब्सिडरी कंपनी। यानी कि सब्सिडरी कंपनी वो होती है जिसके ऊपर कंट्रोल एक्वायर किया गया है, और जिसने कंट्रोल एक्वायर किया उसको कहते हैं होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। ठीक है जी, यहाँ तक बात। तो ये चीज़ होती है। तो आपको होल्डिंग सब्सिडरी के मीनिंग में तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। अब पता क्या होता है, यहाँ पर
तो यहाँ पर ये बोला गया है कि एक्स लिमिटेड प्लस वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड कौन सी कंपनी है बच्चे? होल्डिंग कंपनी। और वाई लिमिटेड कौन सी है बच्चे? सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी अपनी बैलेंस शीट, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट, अपना नोट्स टू अकाउंट्स, अपना नोट्स टू अकाउंट्स वो सेपरेटली बनाएंगे। सब्सिडरी कंपनी अपनी बैलेंस शीट, अपना P&L और अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट और अपने नोट्स टू अकाउंट्स ये सेपरेटली बनेंगे, हाँ या ना? मेरी बात समझ आई? तो जब ये लोग सेपरेटली बनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? स्टैंड अलोन स्टेटमेंट। अभी बताया था मैंने आपको। और जब ये इकट्ठे बनाएंगे, सेपरेटली बनाते हैं अलग अलग, तो स्टैंड अलोन स्टेटमेंट। और ये बात तो आपको पता ही है क्योंकि कंपनीज एक्ट में आपको पता ही है कि हर एक कंपनी से सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ये कंपनी अपने खाते अलग बनाएगी, वाई लिमिटेड अपने खाते अलग बनाएगी, तो उसको हम स्टैंड अलोन कह देते हैं। लेकिन जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे, मतलब काम क्या करना, मिलकर काम नहीं, मिलकर इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, तो उसको कहते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन है ना? कंसोलिडेशन मतलब एक्स प्लस वाई कंसोलिडेशन। यानी कि ग्रुप की पोजीशन जानना। अगर कोई कंपनी अपने पूरे ग्रुप की पोजीशन जानना चाहती है तो उसको कंसोलिडेशन स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे ओवरऑल पिक्चर बताने के लिए। अब मैं ऐसे कहता हूँ यार देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि टाटा कंपनी की मैं बात करूँ तो टाटा कंपनीज़ की बहुत सारी कंपनीज़ हैं, टाटा की बहुत सारी कंपनीज़ हैं। TCS एक अलग आती है, टाटा मोटर्स अलग है, ऐसे पता नहीं टाटा स्टील अलग है, ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, है ना? तो ये सब होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप में रहती है। तो अगर टाटा को अपनी ओवरऑल पिक्चर जाननी है, प्लीज़ सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। जब टाटा को अपनी ओवरऑल पिक्चर जाननी होगी तो उनको कंसोलिडेट करना पड़ेंगे अपने खातों को। टाटा स्टील की स्टेटमेंट अलग होंगी, टाटा मोटर्स की स्टेटमेंट अलग होगी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS की स्टेटमेंट अलग होगी। ऐसे पता नहीं 100 से ज़्यादा सब्सिडरीज़ हैं उनके पास। टाटा ने कम से कम 100 से ज़्यादा सब्सिडरीज़ बनाई हुई हैं। तो अगर टाटा अपनी ओवरऑल पिक्चर जानना चाहे, ग्रुप की पोजीशन अगर वो जानना चाहे, तो उसको कंसोलिडेशन करना पड़ेगा ग्रुप की पोजीशन जानने के लिए। और ये मैंडेटरी है करना। समझ आया मैंने क्या बोला? कंसोलिडेशन करना ऑप्शनल नहीं है, कंसोलिडेशन करना मैंडेटरी है अगर आपके पास सब्सिडरी कंपनी है तो। समझ आया मैंने क्या बोला? अगर आपके पास कोई सब्सिडरी कंपनी है तो आपको अपने सेपरेट स्टेटमेंट अलग बताने होते हैं और आपको अपने कंसोलिडेशन स्टेटमेंट अलग बताने होते हैं, ताकि शेयर होल्डर को कंपनी के ग्रुप की पोजीशन पता चल सके, कंपनी की ओवरऑल पिक्चर क्या है वो पता चल सके। इस वजह से कंसोलिडेशन किया जाता है। समझ आई यहाँ तक बात? और कंसोलिडेशन करना लीगली मैंडेट है, ऑप्शनल नहीं कह रहा मैंने क्या बोला? लीगली मैंडेट। लीगली मैंडेट मतलब कि कानून में भी ये बात लिखी हुई है। क्यों करते हैं वो तो इसलिए किया जाता है क्योंकि शेयर होल्डर को बतानी होती है ग्रुप की क्या पोजीशन है हमारे पास। अगर कोई शेयर होल्डर टाटा में पैसा लगा रहा है, टाटा कंपनी में पैसा लगा रहा है, तो वो ये चीज़ जानना चाहेगा कि ओवरऑल टाटा की क्या पोजीशन है। समझ आई यहाँ तक? अगर मैं इनकी ओवरऑल वर्थ जानना चाहूँ, ओवरऑल नेट वर्थ कितनी है टाटा की, तो इनको अपनी कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। बात समझ आई यहाँ तक? तो ग्रुप की पोजीशन जानने के लिए, या मैं ऐसा कहूँ कि ओवरऑल पिक्चर जानने के लिए, ओवरऑल पिक्चर बताने के लिए कंसोलिडेशन करा जाता है। बात समझ आई यहाँ तक? तो ये चीज़ होती है। और कंसोलिडेशन कौन कौन करता है बच्चे? होल्डिंग और सब्सिडरी। समझ आई यहाँ तक बात? होल्डिंग और सब्सिडरी रिलेशनशिप है तो कंसोलिडेशन होगा। ठीक है जी। चलो आपको मैं थोड़ा सा इसका एक लीगल रिक्वायरमेंट बताता हूँ कि एक्चुअली क्या पॉइंट है। आपने शायद एक सुना हो, एक अथॉरिटी जिसको हम कहते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका क्लॉज नंबर 32 ऑफ
लिस्टिंग एग्रीमेंट। जितनी भी लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं, उन सबको गवर्न करने के लिए हमारे इंडिया में एक अथॉरिटी है जिसको हम सेबी के नाम से जानते हैं। सेबी क्या चीज़ है? सेबी एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जो लिस्टेड कंपनीज़ को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो जब भी कोई कंपनी लिस्ट होने जाती है तो उसको अपनी लिस्टिंग एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। मतलब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? सेबी की तरफ से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो लिस्टिंग एग्रीमेंट में पॉइंट नंबर 32 या इसको हम क्लॉज नंबर 32 कह लो, तो उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हर एक लिस्टेड कंपनी को, सुना मैंने क्या बोला? हर एक लिस्टेड कंपनी को कंसोलिडेशन करना है। यानी कि क्लॉज नंबर 32 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट रिक्वायर्स कंसोलिडेशन, बात समझ आई यहाँ तक? तो क्लॉज नंबर 32 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट रिक्वायर्स कंसोलिडेशन। अच्छा, कौन सी कंपनीज़ का? सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज़ का, सिर्फ लिस्टेड कंपनीज़ का कंसोलिडेशन करना होता है। आई होप समझ आई हो यहाँ तक बात। तो ये चीज़ होती है बच्चे। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, वैसे आपको पता होगा लिस्टेड पब्लिक कंपनी ही लिस्ट होती हैं। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसको तो लिस्ट होना, वो तो लिस्ट हो ही नहीं सकती। अगर उसको लिस्ट होना है तो उनको पहले पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, फिर सेबी की सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस, सारी लिस्टिंग एग्रीमेंट पूरा करना पड़ेगा, तो फिर वो लिस्ट हो सकती है। खैर चलो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेबी सिर्फ लिस्टेड कंपनीज़ को कवर करता है। इसका मतलब जो अनलिस्टेड कंपनीज़ हैं उनको तो कंसोलिडेशन करना ही नहीं होगा। फिर समझ आई मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूँ? सिर्फ लिस्टेड कंपनीज़ हैं जिनको कंसोलिडेशन मैंडेटरी है कि आपको करना ही करना है। जो अनलिस्टेड कंपनीज़ होती हैं बच्चे, अनलिस्टेड कंपनीज़ 2013 से पहले नहीं करती थी। जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया है तो उस, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, इसका एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 129 सब सेक्शन 3, सेक्शन 129 सब सेक्शन 3। जब से ये कंपनीज एक्ट आया है तब से हर एक कंपनी को मैंडेटरी हो गया कि अगर होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप है तो आपको कंसोलिडेशन करना ही करना है। समझ आई? मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। और ये जो एक्स लिमिटेड है जिसने शेयर्स एक्वायर करें किसी दूसरी कंपनी में, है ना, तो ये लिस्टेड कंपनीज़ होनी चाहिए। अगर ये लिस्टेड कंपनीज़ है तो कंसोलिडेशन होगा एज़ पर सेबी। लेकिन जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया है तब से हर एक कंपनी को कंसोलिडेशन करना है अगर होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप है तो। मतलब सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 में क्या लिख दिया इन्होंने? लिख दिया प्राइवेट कंपनी, यानी कि प्राइवेट कंपनी को भी करना है, पब्लिक कंपनी जो अनलिस्टेड होंगी, है ना, और पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड है। इसका मतलब मैं ये कह दूं कि सेबी की तो वैल्यू कम हो गई एक तरीके से जब कंपनीज एक्ट ने ये बोल दिया कि हर एक कंपनी को बनाना है, हर एक कंपनी को कंसोलिडेशन करना है जिसका भी होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप हो। तो सारी कंपनीज में सब आ गई, प्राइवेट कंपनीज भी आ गई, पब्लिक कंपनीज भी आ गई, और जो है पब्लिक लिस्टेड कंपनीज भी आ गई, लिस्टेड अनलिस्टेड सारी कंपनीज आ गई। आई होप आपको समझ आया हो यहाँ तक बात, ठीक है ना। तो आज की डेट में अगर आपसे कोई पूछे आज की डेट में कि कंसोलिडेशन करना है या नहीं करना, ये कहाँ लिखा हुआ है, तो हम बोलेंगे भी आप सेक्शन नंबर 129 सब सेक्शन 3 पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ है कि कंपनीज को कंसोलिडेशन करना है और हर एक कंपनी को करना है जिसका भी होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप हो। तो आई होप आपको बात समझ आई हो, ठीक है ना यहाँ तक बात। तो ये इसका एक लीगल एस्पेक्ट है कि किसको करना है किसको नहीं करना, ठीक है। तो वैसे मैंने आपको बता दिया हर एक कंपनी को करना है। अगर कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी में शेयर एक्वायर करती है मोर देन 50%, तो वहाँ पर होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, और जैसे ही होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप क्रिएट हुआ सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 का एप्लीकेशन उनके ऊपर लग जाता है, तो उन कंपनीज़ को अपने कंसोलिडेशन अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। एक ओवरऑल पिक्चर बतानी पड़ेगी शेयर होल्डर को कि भी ये इनकी है, ये इनकी जो है ओवरऑल पिक्चर है, या ये इनकी ग्रुप की पोजीशन है, शेयर होल्डर को दिखानी होती है एजीएम के अंदर।
सेपरेट तो बनेंगे वो तो अलग है, सेपरेट अलग बनेंगे, कंसोलिडेशन अलग बनता है। बात समझ आई यहाँ तक? तो ये चीज़ है जी। अच्छा, अब अगर इनसे कोई पूछे कि भाई करना कैसे है, ये तो इन्होंने बता दिया कि करना है ना, कैसे करना है ये नहीं बताया। कंपनीज एक्ट 2013 में अगर आप सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 पढ़ोगे ना बच्चे, तो 2-3 लाइन लिखी हुई है इसमें, बस 3-4 लाइन में सेक्शन ख़त्म हो जाता है। तो उसमें सिर्फ इन्होंने ये लिख दिया कि एवरी कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इनसे कोई ये पूछे कि बनाना कैसे है, तो इन्होंने नहीं बताया कि कैसे बनाना है। तो सी इंस्टीट्यूट ने बताया, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने बताया कि कैसे बनाना है। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड इशू करा, इन्होंने एक अकाउंटिंग गाइडलाइंस इशू करी जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 AS 21, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में क्या लिखा है बच्चे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 डज़ नॉट रिक्वायर, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 आपसे ये नहीं कहता कि आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, डज़ नॉट रिक्वायर कंसोलिडेशन, बट tells about process of consolidation। बट वो हमें क्या बताता है कि कंसोलिडेशन करना कैसे, प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन। तो जब कभी भी अकाउंटिंग करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो सी इंस्टीट्यूट उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली कंपनीज़ की अकाउंटिंग करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। कंपनीज एक्ट ने तो क्या दिया कि बनाओ जी कंसोलिडेशन, कैसे बनाना है ये किसने बताया? ये सी इंस्टीट्यूट ने बताया कि कैसे बनाना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 इशू करके। तो बात समझ आई यहाँ तक? तो आज की डेट में कंसोलिडेशन के ऊपर 3 स्टेटमेंट है जो लगती है, कंपनीज एक्ट 2013, सेबी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। आई होप आपको समझ आई हो यहाँ तक बात। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 आपको प्रोसेस बताएगा कि कैसे करना है। कंपनीज एक्ट में कह दिया जी करना है आपने, मैंडेटरी है। सेबी सिर्फ लिस्टेड कंपनीज़ को कवर करता है, कंपनीज एक्ट सारी कंपनीज़ को कवर कर लेता है। तो आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई, ठीक है। ठीक है जी, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेना। कॉन्सेप्ट 1 मीनिंग ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ और मैं चलो बताता हूँ, लिख लो पहले थोड़ा सा फिर बताता हूँ। कंसोलिडेशन या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, consolidated financial statement means financial statement means financial statement of a group तो जब हम ग्रुप के अकाउंट्स बनाते हैं तो उसको कंसोलिडेशन कहते हैं बच्चे, है ना। और यहाँ पे ग्रुप का मतलब क्या है, इज इक्वल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। हाँ, सब्सिडरी कंपनी एक या उससे ज़्यादा हो सकती है,
वन और मोर। वैसे आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही सब्सिडरी कंपनी का क्वेश्चन है, सिलेबस में है, ठीक है जी। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करके बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं एक बात ध्यान रखना, मैंने ये नहीं बोला कि दोनों मिलकर काम करेंगे, काम इनके अलग अलग है, ठीक है। बस जब अकाउंटिंग करने की बात आती है तो कंबाइन करके भी अकाउंटिंग की जाती है। सेपरेट तो ये लोग करेंगे कंबाइन करके भी करेंगे, ठीक है ना। यानी कि दोनों के सेपरेट स्टेटमेंट को इकट्ठा कर देंगे तो उसको कंसोलिडेशन कहते हैं बच्चे, है ना। इसके सेपरेट स्टेटमेंट, इसके सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग या स्टैंड अलोन कह लो, एक ही बात है वो तो, स्टैंड अलोन या सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग प्लस इसके सेपरेट या स्टैंड अलोन स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी, ठीक है जी, स्टैंड अलोन स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको इसमें और बताता हूँ, ठीक है जी। इसमें मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ। सब्सिडरी के अंदर सब्सिडरी शैल इंक्लूड एसोसिएट कंपनीज, subsidiary shall include associate and joint venture. Subsidiary shall include associate and joint venture from the point of view, from the point of consolidated financial statement, from the point of consolidated financial statement, ठीक है जी। इसका क्या मतलब है बच्चे? इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी पर्सन ने, मतलब पर्सन कह रहा हूँ सॉरी, अगर किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी में 50% से ज़्यादा शेयर एक्वायर करें तो उसको तो हम कहते हैं सब्सिडरी, ठीक है। एसोसिएट कंपनी भी होती हैं और जॉइंट वेंचर कंपनीज भी होती हैं। मतलब जो एसोसिएट कंपनी उसको कहते हैं जिसमें 20% से ज़्यादा शेयर एक्वायर हो और 50% से कम, क्योंकि अगर आप 50% से ज़्यादा शेयर एक्वायर कर लोगे तो फिर तो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो अगर आप किसी कंपनी में 20% से ज़्यादा शेयर एक्वायर करते हो तो वहाँ जो रिलेशन क्रिएट होता है उसको एसोसिएट कंपनी कहते हैं बच्चे। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा डेफिनेशंस के ऊपर कि सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, क्योंकि मुझे अकाउंटिंग पार्ट पे रहना है। लीगल डेफिनेशन आप अपना कंपनीज एक्ट में स्टडी करते हो, ठीक है ना, हमें तो अकाउंटिंग पार्ट पे रहना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंसोलिडेशन सिर्फ होल्डिंग कंपनी का नहीं होता, कंसोलिडेशन होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी का तो होता ही होता है, प्लस एसोसिएट कंपनीज़ का भी होता है और प्लस जॉइंट वेंचर कंपनीज़ का भी होता है। समझ आई मेरी बात, मैं क्या कहता हूँ? मान लो मैं ऐसा कहता हूँ कि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड में 50% से ज़्यादा शेयर एक्वायर करे हुए हैं, जेड लिमिटेड में 30% शेयर एक्वायर करे हुए हैं। समझ आ रही है यहाँ तक बात? और एक्स लिमिटेड की एक जॉइंट वेंचर कंपनी भी है, एक जॉइंट वेंचर में भी उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब कंसोलिडेशन करेंगे ना तो एक्स लिमिटेड प्लस वाई लिमिटेड का भी होगा, प्लस जेड लिमिटेड का भी होगा और प्लस जॉइंट वेंचर कंपनी का भी होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ ना कंसोलिडेशन, तो हम कंसोलिडेशन को कहते हैं होल्डिंग प्लस सब्सिडरी। ये तो है ही, ये तो आपको मैंने बताया है, इतना टाइम लगा दिया इसके ऊपर। होल्डिंग प्लस सब्सिडरी तो है ही, प्लस एसोसिएट भी कवर है। और ये सिर्फ कंसोलिडेशन करने के पर्पस से है। सब्सिडरी का मतलब अलग होता है, एसोसिएट कंपनीज़ का मतलब अलग होता है, जॉइंट वेंचर कंपनीज़ का मतलब अलग होता है। लेकिन जब कंसोलिडेशन करने की बारी आएगी ना, ग्रुप की पोजीशन जानने की बारी आएगी, तब उसमें एसोसिएट कंपनीज़ भी कवर हो जाएंगी और प्लस
इसमें जॉइंट वेंचर कंपनीज भी कवर हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ आई यहाँ तक। तो जब हम होल्डिंग सब्सिडरी करेंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 फॉलो करोगे आप। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के प्रोसेस को फॉलो करोगे। समझ आई यहाँ तक। एसोसिएट की अगर मैं बात करूँ तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 बताता है कि इसका प्रोसेस क्या रहेगा। अगर मैं आपसे जॉइंट वेंचर की बात करता हूँ बच्चे, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 आपको बताता है। यानी कि कंसोलिडेशन के ऊपर 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एप्लीकेशन है बच्चे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, 23 और 27। 21 कब लगता है? जब होल्डिंग सब्सिडरी हो। 23 कब लगता है? जब एसोसिएट कंपनी हो। और 27 कब लगता है बच्चे? जब जॉइंट वेंचर कंपनीज हो। बात समझ आई। तो इन सब के होल्डिंग प्लस सब्सिडरी प्लस एसोसिएट प्लस जॉइंट वेंचर, जब मैं इन चारों को कंबाइन करूँगा ना, तो दैट विल बी कॉल्ड एज कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। यानी कि इन चारों के आपस के बैलेंस शीट प्लस प्रॉफिट एंड लॉस प्लस कैश फ्लो स्टेटमेंट, चारों का कंबाइन कैश फ्लो स्टेटमेंट प्लस नोट्स टू अकाउंट्स। तो ये है आपका कंप्लीट कंसोलिडेशन। कंप्लीट पिक्चर आपकी ये निकल कर आती है। तो आई होप आपको बात समझ आई हो यहाँ तक। ठीक है, चलो आपको मैं थोड़ा सा और लिखवा देता हूँ आगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2, लीगल स्टेटस ऑफ कंसोलिडेशन। लीगल स्टेटस ऑफ कंसोलिडेशन। लीगल स्टेटस ऑफ कंसोलिडेशन इन इंडिया। अच्छा, अगर आपकी कोई सब्सिडरी इंडिया के बाहर हो तो उसकी बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं इन इंडिया। ठीक है ना, इंडिया में क्या लीगल स्टेटस है। फॉरेन सब्सिडरी की बात नहीं कर रहे, इंडियन सब्सिडरीज की बात कर रहे हैं। वो आपके सिलेबस में ही नहीं है बच्चे। तो इसका जो लीगल स्टेटस है, लीगल स्टेटस, तो मैंने आपको वैसे बताया था लीगल स्टेटस 3 तरीके से। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, कंपनीज एक्ट 2013 और सेबी रूल्स। है ना। तो सेबी रूल्स क्या कहते हैं? क्लॉज 32 रिक्वायर्स कंसोलिडेशन। ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013, इट रिक्वायर्स अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 to prepare consolidated financial statement by किस किस को बनाना है? प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, है ना, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो। और 21 क्या बताता है आपको? इट डज नॉट मैंडेट any company to prepare consolidated financial statement. It does not
mandate any company to prepare consolidated financial statement, but it tells about the process of consolidation. ठीक है बच्चे, यहाँ तक तो आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई हो। ठीक है, चलो उसमें मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ। लिस्टेड में नहीं है ये, पूरे इसमें ही है कहीं, है ना। हमारे लिए तो बस कंपनीज एक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनीज एक्ट ने बोला है कि आप कंसोलिडेशन करो, तो हमें करना पड़ रहा है। ठीक है ना। कंपनीज एक्ट 2013 से पहले सिर्फ लिस्टेड कंपनीज़ का कंसोलिडेशन होता था, आज के डेट में सारी कंपनीज़ का कंसोलिडेशन होता है ना। इट मीन्स दैट consolidation is mandatory. Consolidation is mandatory for all companies. If company has one or more subsidiary. ठीक है ना यहाँ तक। तो आई होप आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप करना, बाकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ आपको।